अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तक किया था। आज हम करेंगे सेक्शन 5 रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। यानी रेवोकेशन क्या थी हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कि रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस कैसे होती है। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. Illustration: A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by a letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before or the moment when he posts his letter of acceptance, but not afterwards. देखें, इसमें दो चीजें हैं, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। यानी कि आप रेवोकेशन कब कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन किस सूरत में होगी। एक शख्स ए जो है उसने बी को कोई लेटर पोस्ट किया, बी ने लेटर वसूल किया। अब ए अपनी प्रपोजल को रिवोक कर सकता है उस टाइम से पहले पहले जब बी ने लेटर तो वसूल कर लिया है, लेकिन बी ने अभी तक वापस जवाब देने के लिए, रिप्लाई करने के लिए लेटर पोस्ट अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो ए क्या है, ए जो है वो प्रपोजल रिवोक कर सकता है अगर बी ने अभी तक अपना जवाबी लेटर या खत पोस्ट नहीं किया। जवाबी खत या लेटर पोस्ट करने से पहले पहले जो पर्सन ए है वो अपनी प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। बी may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A but not afterward. और बी ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी ए की प्रपोजल को अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो बी उसको रिवोक तो कर सकता है, उस एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस उस वक्त तक रिवोक हो सकती है जब तक वो लेटर अभी तक ए तक नहीं पहुंचा। अगर वो लेटर ए तक पहुंच गया है तो फिर उस एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता। यानी जो प्रपोजर है, पर्सन ए है, उसने प्रपोजल को रिवोक करना है, पर्सन बी जो है यानी प्रोमिजी जो है उसने अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है। तो वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है अगर उसका जवाबी जो लेटर है अभी तक प्रोमिजर या प्रोपोजर यानी ए के पास अभी तक नहीं पहुंचा। जवाबी खत पहुंचने से पहले पहले वो उस एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकता है। दैट्स इट। उसके बाद है जी रिवोकेशन हाउ मेड। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। यानी कि दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जा सकता है बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेटिंग ऑफ द एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर उस प्रपोजल में कोई टाइम फिक्स किया गया है कि आपने मुझे 5 दिनों के अंदर अंदर जवाब देना है, अगर आप 5 दिनों के अंदर जवाब नहीं देंगे तो आपकी जो ये प्रपोजल है, आपका जो जवाब है वो उसको रिवोक समझा जाएगा। तो अगर 5 दिन गुजर गए उसने जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो रेवोकेशन हो गई। ठीक है, उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रपोजल में टाइम फिक्स है 5 दिन का। तो इसलिए उसको दोबारा उसको रिवोक करने की या कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है पर्सन बी को। ठीक है, बाय द फेल्योर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। अगर वो कोई कंडीशन लगाता है, यानी जो प्रपोजल जो प्रोमिजर है, जो प्रपोजल करने वाला है, प्रपोज करने वाला है, या जो ऑफरर है यानी ऑफर करने वाला है, वो अगर कोई कंडीशन लगा देता है, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब होता है कोई पहले एक कंडीशन, शर्त अव्वल आप कह लें कि वो शर्त लग जाती है कि अगर आपने कोई जवाबी मुझे मैसेज देना होगा तो आप बजरिया खत सिर्फ देंगी, अगर खत के अलावा आपका कोई मैसेज आया तो वो मुझे काबिल कबूल नहीं होगा। ये क्या है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। ये कौन लगा रहा है, ये पर्सन ए लगा रहा है जो कि प्रोमिजर है, जो ऑफर कर रहा है, ऑफरर है। उसने ये कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने मेरी बात का जवाब या मेरी इस ऑफर का जवाब बजरिया खत ना दिया तो वो मुझे काबिल कबूल नहीं होगा। ये क्या है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। अब बी क्या करता है, अब बी उसके जो लेटर का या उसकी बात का जवाब बजरिया व्हाट्सएप उसको सेंड करता है।
तो क्या ये ठीक है? ये गलत है। ये फेलोर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, ये उसकी क्या है? उसका फेलोर है कि उसने कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल नहीं किया। तो इस जरिए से भी रेवोकेशन हो सकती है। बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको डेथ या इंसेनिटी, इंसेनिटी क्या होती है? यानी पागलपन, अगर उसके जो प्रपोजर है, जो प्रोमिजर है, उसकी इंसेनिटी या डेथ हो जाए और उसकी इंसेनिटी और डेथ का नोटिफिकेशन उस एक्सेप्टर को मिल जाए, तो इस सूरत में भी रेवोकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। उस कंडीशन वो प्रपोजर जो है वो रिवोक हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसके बाद सेक्शन 7 है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be an absolute and unqualified. Absolute और unqualified का मतलब ये है कि अगर उसने मकान बेचने की बात की है 5 लाख में, तो अगर बी उसको एक्सेप्ट करता है, जी हाँ जी मैं मकान आपका लेना चाहता हूँ लेकिन लेना 4 लाख में चाहता हूँ, तो ये क्या हो गई? ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का ये मतलब है कि ऑफर जो है अगर वो 5 लाख की है, तो अगर आप उसे 5 लाख में एक्सेप्ट करेंगे तो वो तो होगी एब्सोल्यूट ऑफर। अगर आप उसे 5 लाख में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या 10 लाख में या 20 लाख में, जो भी कीमत होगी, उसे अब अगर आप उस कीमत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें वो ऑफर की गई है, तो वो एक्सेप्टेंस क्या होगी? वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होगी। एब्सोल्यूट की सूरत में होगी कि अगर उसने कहा कि जी मैं 50 लाख में ये जगह बेचना चाहता हूँ, आप कहें जी हाँ जी मैं जी 50 लाख में जगह लेना चाहता हूँ, ये तो होगी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। अगर वो कहे कि मैं 50 लाख में ये जगह देना चाहता हूँ, आप कहें जी मैं आपकी ये जगह 30 लाख में लेना चाहता हूँ, तो क्या ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। और अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है? अनक्वालिफाइड का मतलब यह है कि अगर आप उसके साथ कोई कंडीशन लगा दें, जैसे उसके अगर 2 मकान हैं, वो कहता है जी मैं मशरक की जानब जो मकान मेरा है, सड़क की मशरक की जानब, वो मैं बेचना चाहता हूँ, मगरब वाला नहीं बेचना चाहता, उसने ये बताया, तो मैं 5 लाख में वो मकान बेचना चाहता हूँ, ये एक ही प्रपोजल है। तो बी अगर उसको एक्सेप्ट करता है, जी मैं आपका मकान तो लेना चाहता हूँ, 5 लाख में लेता हूँ, लेकिन मैं आपका मगरब वाला मकान लूंगा, तो ये क्या होगी? ये क्वालिफाई, ये अनक्वालिफाइड नहीं है। यानी अनक्वालिफाइड नहीं है, क्यों? कि उसने एक कंडीशन लगा दी है। मकसद बात का ये है कि अब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड ऑफर वो होगी जिसमें जो भी कीमत होगी, जो लोकेशन होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, उसके ऐन मुताबिक अगर उसकी आप एक्सेप्टेंस करेंगे, तो वो होगी अब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अगर आप उसके ऐन मुताबिक एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, तो वो क्या होगी? वो अब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। Be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। तो एक जो एक यूजुअल या एक रीजनेबल मैनर है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ना, एक एक शख्स ने आपको खत लिखा है बजरिए डाक, तो उसका जवाब अगर आप लिखें जी कबूतर के गले में डाल दें कि ये इसका जवाब आपने फलां लाहौर या कराची में पहुंचाना है, तो ये क्या रीजनेबल मैनर है? ये रीजनेबल मैनर नहीं है। पता नहीं कबूतर है, परिंदा है, वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसकी इट्स नॉट रीजनेबल मैनर। तो सो दैट्स वाई ये ना यूजुअल मैनर है ना रीजनेबल मैनर है, तो ये गलत है। ठीक है। अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, अगर प्रपोजल ने कोई मैनर डिस्क्राइब कर दिया है कि अगर आप इस मैनर में मुझे जवाब देंगे तो वो एक्सेप्ट होगी, तो वो तो फिर आप उस मैनर के पाबंद हैं। अगर कोई मैनर नहीं दिया गया, तो उस वक्त आप रीजनेबल मैनर जो है वो उससे आप अवेल करेंगे। If the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, and the acceptance is not made in such manner, the proposer may, within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if he fails to do so, he accepts the acceptance। बात यह है कि अगर कोई मैनर डिस्क्राइब किया गया हो कि हमारी प्रपोजल को इस मैनर में आप इसे कबूल करें, तो आपको उस मैनर में कबूल करनी, वो प्रपोजल उसका जवाब देना आप पाबंद हैं। अगर आप नहीं देते, तो वो आपको जो प्रपोजर है, जो प्रपोजल करने वाला बंदा है, वो आपको मजबूर कर सकता है। ठीक है। बट इफ यू फेल टू डू सो, ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। अगर वो आपको मजबूर नहीं करता, यानी कि मैंने आपको प्रपोजल की कि आपने मुझे इसका जवाब बजरिया खत देना है, आपने वो जवाब मुझे बजरिया खत नहीं दिया, तो मैं आपको मजबूर कर सकता हूँ, यानी कि एक्सेप्टर को, जिसने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट, उसको मजबूर कर सकता हूँ कि आप बजरिया खत मुझे जवाब देंगे तो मैं आपकी एक्सेप्टेंस कबूल करूंगा, अगर नहीं करूंगा वरना। तो इसकी एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपने मुझे वो जवाब बजरिया व्हाट्सएप दे दिया हो, वो एक्सेप्टेंस का रिप्लाई मुझे बजरिया व्हाट्सएप दे दिया हो, यानी कि जिस मैनर को मैंने प्रिस्क्राइब किया था, मैंने
बयान किया था उसकी आपने वायलेशन तो की है, लेकिन अब मैं इग्नोर कर देता हूँ, चलो छोड़ें यार, मुझे आपका मैसेज मिल तो गया है, लिहाजा मैं आपकी इस ऑफर को, इस एक्सेप्टेंस को मान लेता हूँ। ठीक है, चलो आपने मेरे मैनर की वायलेशन तो की है, जिस मैनर में आपको मैंने कहा था, आपने उस मैनर में मुझे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं दी। चलो बहरहाल फिर भी बाय द वे मैं आपकी जो है ना ये एक्सेप्टेंस कबूल कर लेता हूँ। तो अगर मैं कोई एक्शन आपको मजबूर नहीं करता, बट इफ ही फेल्स, इससे फेल, इफ ही से मुराद यहाँ पर प्रपोजर है, अगर वो फेल हो जाए, यानी फेल से मुराद ये है कि अगर वो मजबूर नहीं करता टू डू सो, कि एक्सेप्टर को अपने मैनर के मुताबिक मजबूर नहीं करता, तो ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, इसका मतलब यह है कि उसने एक्सेप्टेंस को क्या कर लिया है, उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। ही से मुराद क्या है, ऑफर, यानी कि प्रोमिजर, प्रपोजर। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। एक्सेप्टेंस किस किस सूरत में हो सकती है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल, जो प्रपोजल की जो कंडीशन है अगर आप उनको परफॉर्म कर देंगे तो ये भी क्या होगी, ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी। और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये होता है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको इतनी जगह प्लाट देना चाहता हूँ, आप मुझे ये कहें कि मैं आपको उस प्लाट के बदले में ये गाड़ी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप मेरे लिए कंसिडरेशन इस वादे में क्या है, आपकी गाड़ी, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, मेरा प्लाट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ से जब कंसिडरेशन एग्जिस्ट कर रही हो तो वो क्या होती है, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ये कह रहा है कि एक्सेप्टेंस, अगर अगर प्रपोजल में जो कंडीशन दी गई हैं वो अगर आप उसे, उन कंडीशन को परफॉर्म कर दें, या रेसिप्रोकल प्रॉमिस की सूरत में कोई बंदा जो है उसको कंसिडरेशन वसूल कर ले, यानी कि एक पार्टी अगर कंसिडरेशन वसूल कर लेगी तो वो गोया के एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ मैं आपको प्लाट बेचना चाहता हूँ, आप मुझे कहते हैं मैं जी गाड़ी आपके प्लाट के बदले में देना चाहता हूँ, तो मैं अगर आपसे आकर गाड़ी ले लेता हूँ तो ये क्या हो गई, ये एक्सेप्टेंस हो गई, मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस होगी। अगर आप प्लाट ले लेते हैं, आप प्लाट पर आकर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है, आपका और मेरा एग्रीमेंट हो गया, आप मुझे आप गाड़ी दे देते हैं, अपना प्लाट ले लेते हैं, तो ये भी क्या हो गई, ये भी एक्सेप्टेंस होगी। यानी अगर आपका एक पार्टी अगर कंसिडरेशन वसूल कर ले रेसिप्रोकल प्रॉमिस की सूरत में, या फिर प्रपोजल की जो कंडीशन है वो उनको परफॉर्म कर लिया जाए, तो इन सूरतों में क्या हो सकते हैं, रिसीविंग कंसिडरेशन, कंडीशन, परफॉर्मिंग, ये सब क्या है, इस सूरत में, इन तीन सूरतों में एक्सेप्टेंस मुमकिन हो सकती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप बजरिया खत उसका जवाब दें, या बजरिया कम्युनिकेशन मीन्स के आप उनको जवाब देंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस होगी, इन सूरतों में भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको ये प्रपोजल करता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर, अगर आप मेरे छोटे भाई को 5 लाख रुपया दे देंगे तो मैं आपको इतनी कनाल का रकबा दे दूंगा, ये क्या है, ये भी ऑफर है, कंडीशन साथ मैंने मेंशन कर दी है। अगर आप 5 लाख दे देते हो तो गोया कि आपकी क्या होगी, आपकी बिहाफ पर एक्सेप्टेंस मुकम्मल होगी, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे बजरिया मैसेज कॉल करने की। ठीक है, प्रोमिस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। प्रोमिस जो होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, वो इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। प्रोमिस कब होता है, प्रोमिस कब होता है, जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन शामिल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रॉमिस कहते हैं। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है, इन ओपन मैनर्स, इन ओपन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स। जबकि इम्प्लाइड क्या होता है, इम्प्लाइड होता है खुफिया, यानी कि इम्प्लाइड का मतलब होता है खुफिया। अच्छा, खुफिया का क्या मतलब है, खुफिया का मतलब ये है कि आपके बोल, आपके अमल से ये ज़ाहिर हो कि आप ये करना चाहते हैं, आपकी आदात व अतवार से ये ज़ाहिर हो कि आप ये चाहते हैं। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। अगर वर्ड्स स्पोकन में हो या रिटन में हो तो वो क्या होगी, एक्सप्रेस होगी, यानी वाज़ह है, ठीक है, ओपनली है। इन सो फार एज सच प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। अब वर्ड्स के अलावा, रिटन और स्पोकन वर्ड्स के अलावा अगर कोई भी प्रपोजल पेश की जाएगी तो वो क्या होगी, वो होगी इम्प्लाइड। यानी कि ये शर्त है कि वर्ड्स की सूरत में अगर आपको प्रपोजल या ऑफर की गई है तो दैट इज एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ऑफर। अगर वो आपको वर्ड्स के अलावा किसी भी सूरत में की गई है, किसी भी सूरत में की गई है, तो वो क्या होगी, वो होगी जनाब इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड प्रपोजल। ठीक है जी, आगे आता है चैप्टर 2 कि ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स। ये बहुत अहम चैप्टर है। इंशाल्लाह ये चैप्टर हम अगले लेक्चर में करेंगे।
ये लेक्चर फिर लंबा हो जाता है, आप लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू।